हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल एपी सुपर क्लास पर। बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान, जिसमें से हम लोग पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। अभी तक हम लोगों ने केवल 2 लेक्चर पढ़े हैं, जिसमें से हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। और आज के लेक्चर में बच्चा हमको पढ़ना है कि बंधों के आधार पे क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। चलो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चा। जैसा कि यहां पे हेडिंग लिखा गया है कि बंधों के आधार पे, यानी बंध के आधार पे, बाइंडिंग के आधार पे, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो याद रख लेना, बंधों के आधार पे क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है आयनिक ठोस, दूसरा होता है धात्विक ठोस, तीसरा होता है सहसंयोजक ठोस और चौथा होता है आणविक ठोस। ये 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें कि यहां पे आयनिक ठोस होता क्या है, किसे कहा जाता है, आयनिक ठोस किसे कहते हैं। तो बच्चा यहां पे सबसे पहले बात करें, यहां पे चार्ट हम बना है, बहुत ही खूबसूरत सा चार्ट बना है। अगर इस चार्ट को आप याद रख लेते हैं तो ये परिभाषा जो है ना, आपके दिमाग में एक झटके में फिट हो जाती है। तो क्या चार्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। इनके अवयवी कण, ठीक है, अवयवी कण का मतलब जो है मैं पहले से ही बता चुका हूं कि अवयवी कण का मतलब होता है कि जो पदार्थ है ना, यानी जो क्रिस्टल है, वह किन अवयवी कणों से बना है। अवयवी कणों का मतलब होता है या तो परमाणु हो सकता है, वह क्रिस्टल जो है या तो परमाणु से बना हो सकता है, या तो अणु से बना हो सकता है, या तो वह आयन से बना हो सकता है। तो सिंपल सा इनकी जो अवयवी कण होते हैं, किनके, आयनिक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं बच्चा, यह होते हैं धनायन और होते हैं ऋणायन होते हैं। धनायन और ऋणायन का मतलब होता है आयन। क्या होता है, इन दोनों को मिला करके हम आयन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आयन भी हम दोनों को मिला के कह सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं आयन का अर्थ होता है धन आयन और ऋण आयन। तो आयनिक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, क्या होते हैं, आयन होता है। अर्थात ये जो होते हैं धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं आपके आयनिक ठोस। आई होप आपको ये परिभाषा बिंदास तरीके से समझ में आगे होंगे। ठीक है, यही चीज है जो बच्चा एक शब्द में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं, क्या होते हैं, आयन होते हैं, अर्थात धन आयन और ऋण आयन होते हैं, उसे कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस। बहुत ही खूबसूरत सी परिभाषा है। ठीक है, अब जो है यहां पे इसकी बात करें दूसरे चार्ट में, या चार्ट का दूसरा पॉइंट यहां लिखा गया आकर्षण बल। बहुत ही सिंपल है बच्चा, आयनिक ठोस के जो अवयवी कण है उनके बीच जो है किस प्रकार का आकर्षण बल होता है। तो याद रखना, जैसा नाम वैसा काम। आयनिक ठोस है तो आयनिक ठोस के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है आयनिक बंध होता है। जैसे मैंने बोला, जैसा नाम वैसा काम। तो आयनिक ठोसों में जो अवयवी कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है बच्चा, आयनिक बंध होता है। ये ध्यान रख लीजिएगा।
अब हमने इसकी बात करेंगे गलनांक और क्वथनांक की। किसकी गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे? आयनिक ठोसों के गलनांक और क्वथनांक की हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों जैसे मान लो कि NaCl, ठीक है, एक उदाहरण मैं लेता हूं NaCl। NaCl जो होता है ना, यह एक प्रकार का आयनिक ठोस होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि Na के पास प्लस आवेश होता है, यानी धन आयन होते हैं, और Cl के पास ऋण आयन होते हैं। तो दोनों मिलकर बनाते हैं NaCl। तो मैं कह सकता कि ये दोनों जो है आयन है। क्यों? कि Na के पास प्लस है और Cl के पास माइनस है। तो इसे हम बोल सकते हैं आयनिक ठोस। NaCl, ये नमक का जो सूत्र है NaCl, इसे हम बोल सकते हैं आयनिक ठोस कहेंगे। और फाइनली हम बात करें इस आयनिक ठोस को गलाने की बात करें, यानी कि गलनांक बिंदु की बात करें, NaCl की गलनांक बिंदु की बात करें, तो इनको गलाने के लिए, पिघलाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए बच्चा, आयनिक ठोसों को, इनका गलनांक बिंदु होता है 801 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 801 डिग्री सेल्सियस होता है। बच्चों ये 801 डिग्री सेल्सियस तापमान कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है, यानी उच्च तापमान होता है, यानी उच्च होता है। तो हम बात करेंगे इसकी गलनांक की। तो इनका गलनांक जो होता है बच्चों, ये कैसा होता है? उच्च होता है, निम्न होता नहीं है। ये गलनांक होता है, ठीक है, समझ में आ गए होंगे आप यहाँ पे। अब फाइनली हम बात करेंगे यहाँ पे चालकता की, इसकी आयनिक ठोस के चालकता की बात करेंगे। तो इनके जो चालकता का गुण जो होता है, कैसा होता है? उच्च होता है, यानी इसके चलने का गुण, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का गुण को ही बोला जाता है चालकता का गुण, ठीक है। तो इनमें चालकता गुण क्या होता है? इनमें चालकता गुण क्या होता है? उच्च होता है। और आपके पास उदाहरण है NaCl, KCl, सीरियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सब जो उदाहरण बच्चा आपके आयनिक ठोस के उदाहरण है। आई होप आपको आयनिक ठोस के बारे में समझ में आ गए होंगे, ठीक है। दूसरा है आपका धात्विक ठोस। अब हम जानेंगे बच्चा कि धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड क्या होता है। तो यहां पे लिखा गया है धात्विक ठोस के बारे में कि धात्विक ठोस होते क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे इसके अवयवी कणों के। जैसे यहाँ पे हम सबसे बात किए थे अवयवी कण। अगर अवयवी कण पता हो जाएंगे तो परिभाषा हमको बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। देखना ध्यान से, धात्विक ठोस के जो अवयवी कण है ना, इस चार्ट में देख रहे होंगे, यहाँ पे अवयवी कण धातु आयन होते हैं। कैसे होते हैं? धातु आयन होते हैं। और साथ में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त रूप में मिलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन धातुओं से, जानते हो कि धातुएं क्या करती है, ज्यादातर धातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन, सभी धातुएं, ज्यादा नहीं, सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? त्याग करती है। तो हम कह सकते हैं ये भाषा में कि धातुओं के पास जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे परिभाषा इस किया गया है कि ये क्रिस्टलीय ठोस, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण जो होता है, क्या होता है? धातु आयन होते हैं। क्या होते हैं? धातु आयन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे कहा जाता है धात्विक ठोस। मात्र अवयवी कणों से आपको परिभाषित ही करना है बच्चा, और इन सभी बिंदु को आपको एक एक पॉइंट करके लिखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे धात्विक ठोस के आकर्षण बलों की। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, किनके बीच में? धात्विक ठोसों के बीच जो आकर्षण बल होता है, कैसा होता है? धात्विक बंध होता है। जैसे मैंने यहां बताया अभी, जैसा नाम वैसा काम बच्चा। आयनिक ठोसों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल आयनिक बंध, धात्विक ठोसों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल धात्विक बंध,
बहुत ही सिंपल है। अगर आयनिक ठोस है तो उनके बीच में जो आकर्षण बल होएगा आयनिक बंध होएगा, और धात्विक ठोस है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है धात्विक बंध होएगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे गलनांक की। गलनांक की तो गलनांक का मतलब होता है, मैं बता चुका हूं, पिघलना। तो इनके गलनांक की बात किया जाए तो बच्चों जैसे मान लो लोहा ले लो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो लोहा होता है ना, Fe आयरन जो होता है, इसका गलनांक जो बिंदु होता है बच्चा, यह 1538 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। कितना होता है? 1538 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। तो बच्चा एक बात बताओ, क्या गलनांक बिंदु कम है कि ज्यादा है? आप यहाँ पे कहोगे सर गलनांक बिंदु जो है ना बहुत ज्यादा है, जबकि आयनिक ठोसों से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे गलनांक बिंदु जो था 801 डिग्री सेल्सियस पे आयनिक ठोस पिघलते हैं, यानी इसका गलनांक उच्च था। तो ये तो इससे भी तो ज्यादा है ना बच्चा, लगभग देखो ना इसमें 2 गुना है, लगभग कितना है? 2 गुना है। तो बच्चा इसको क्या बोल सकते हैं? गलनांक क्या होएगा इसका? उच्च होएगा कि अति उच्च होएगा? तो हम इसे कहेंगे इसका गलनांक जो है बच्चा अति उच्च होगा। कैसा होगा? उच्च होएगा। इसका गलनांक, आयनिक ठोस का गलनांक क्या है? उच्च है, और इसका गलनांक क्या है? अति उच्च है। आज जब हम इसकी चालकता की बात किया था तो यहां भी चालकता की बात कर लेते हैं। तो धात्विक ठोसों में बच्चा चालकता की अगर बात किया जाए तो धातुओं में चालकता का गुण जो है ना बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत ही क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी इनमें चालकता का गुण की बात करें तो अति उच्च होता है। ठीक है, समझ में आया? और इसके उदाहरण की बात है तो उदाहरण की भरमार लग चुकी है। आपके Fe, कॉपर, Ag, प्लेटिनम है, और सभी प्रकार की जितने भी धातु हैं बच्चा वे सभी धात्विक ठोस होते हैं, मेटालिक सॉलिड होता है। बहुत ही मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चा। ठीक है, धात्विक ठोस क्या होता है? वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण धातु आयन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कहा जाता है धात्विक ठोस कहा जाता है। अगर बच्चा अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठे हो तो एक बिंदु लिखना, पॉइंट नंबर 1 लिखना। इस चार्ट से कई पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखना कि इनके अवयवी कण, धात्विक ठोस के अवयवी कण धातु आयन व मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे धात्विक ठोसों के बीच लगने वाला आकर्षण बल धात्विक बंध होता है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है अति उच्च होता है। और चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि इनके में चालकता का गुण जो होता है अति उच्च होता है, यानी इनमें चालकता का गुण अति उच्च होता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे पॉइंट लिखने के बाद आपके पास उदाहरण है, सभी धातुएं धात्विक ठोस है। ठीक है, अब फाइनली जो है यहां पे बात करेंगे, यहां पे तीसरा आयनिक ठोस हम लोग पढ़ लिया, धात्विक ठोस पढ़ लिया। अब फाइनली जो है हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे सहसंयोजी ठोस, कोवैलेंट सॉलिड का होता है। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान दीजिए यहां पे बोर्ड पे। मैं इसमें लिखा क्या हूं इसके सहसंयोजी ठोस में, तो सहसंयोजी ठोस वे होते हैं जिनके
अवयवी कण परमाणु होते हैं। क्या होते बच्चा? अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है। और इनके बीच यानी सहसंयोजित ठोसों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सहसंयोजी बंध होता है। तो यही जो है सारी चीज लिखा गया है कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं और जिनके मध्य प्रबल सहसंयोजी बंध होता है उसे कहा जाता है सहसंयोजी ठोस कहा जाता है। जैसे आप इसमें 5 बिंदु लिखा एक पॉइंट करके, वैसे इसमें भी आप 5 बिंदु एक पॉइंट करके लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे लिख सकते हैं। पहला बिंदु लिखेंगे आप लोग कि अवयवी कण जो होते हैं यानी सहसंयोजित ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी आकर्षण बल की, यानी दूसरा पॉइंट की बात करेंगे। तो सहसंयोजित ठोस के बीच लगने वाला आकर्षण बल सहसंयोजी बंध होता है। यह भी आप बहुत ही बिंदास तरीके से समझ सकते हैं। जैसा नाम वैसा काम। जैसे आयनिक ठोस के बीच में लगने वाला आकर्षण बल आयनिक बंध होता है, धात्विक ठोस के बीच लगने वाला आकर्षण बल धात्विक बंध होता है, सहसंयोजित ठोस के बीच लगने वाला लगने वाला आकर्षण बल सहसंयोजी बंध होता है। बहुत ही मजेदार है। और फाइनली हम इसकी गलनांक और क्वथनांक की बात करें बच्चा, तो एक गलनांक और क्वथनांक को समझने से पहले एक उदाहरण बताता हूं। इसका उदाहरण इसका है किसका? सहसंयोजित ठोस का एक उदाहरण है हीरा। क्या है? हीरा। और हीरे का गलनांक बिंदु बच्चा है ना, सुनोगे ना तो रोंगटे खड़ी हो जाएगी, यानी जो आपकी रोंगटे कांप जाएगी। सर इतना गलनांक बिंदु हीरे का होता है? बहुत ज्यादा होता है बच्चा हीरे का गलनांक। कितना होता है? तो हीरे का गलनांक जो होता है लगभग, यानी सहसंयोजित, हीरा ही बात नहीं करेंगे, यानी इसमें जो भी सहसंयोजित ठोस जितना भी है, जितने भी सहसंयोजित ठोस का उदाहरण है उनका गलनांक बिंदु होता है बच्चा 3000 से लेकर 4000 के बीच में। क्या सुना? ध्यान से फिर से सुन लेना। मैंने ये बोला कि सहसंयोजित ठोस के अवयवी कणों का जो ठोस होते हैं, सहसंयोजित ठोस होते हैं, इनका गलनांक बिंदु जो होता है बच्चा 3000, सुनाई दे रहा हो ना, 3000 से लेकर 4000 होता है बच्चा। 3000 से लेकर, मैं लिख रहा हूं, इनके जो होते हैं 3000 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है इनका गलनांक बिंदु होता है। बाप रे बाप, कहां 800 आयनिक, कहां 1500 धात्विक, और कहां 3000 से 4000। बच्चा ये बताओ उच्च होएगा कि अति उच्च होएगा कि अति अति उच्च होएगा? यानी इनका गलनांक बिंदु कैसा है बच्चा? अति अति उच्च होता है, यानी बहुत ज्यादा है, बहुत ही क्या है? ज्यादा होता है। बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे आपके सहसंयोजित ठोस पिघलते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी चालकता की। तो बच्चों इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मैंने क्या बोला? हीरे में और ग्रेफाइट भी उसका एक उदाहरण है। हीरे और ग्रेफाइट में जो है ना मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं।
अब सोच के बताना, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होएगा क्या उसमें चालकता का गुण पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। तो सिंपल सा है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है तो चालकता का गुण जो है निम्न होएगा, यानी 9 के बराबर भी मान सकते हो, यानी नगण्य मान सकते हो। तो इनकी चालकता जो होती है निम्न होती है, यानी नगण्य होती है, नगण्य, नगण्य भी मान सकते हो। इनकी चालकता क्या मान सकते हो? नगण्य मान सकते हो। एक बात बताओ, हीरे में चालकता का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन एक बात में यहां पे सुन लेना, ये बड़ी भयंकर चीज यहां पे, ये एक नोट पॉइंट लिख लेना बच्चा। असंयोजित ठोस में जो चालकता है ना निम्न होती है, लेकिन आपका ग्रेफाइट एक अपवाद है। और केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में बहुत सारे अपवाद आएंगे। तो ग्रेफाइट एक अपवाद है चालकता का, और ये ग्रेफाइट असंयोजित ठोस का उदाहरण होते हुए भी चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। मैंने क्या बतलाया? मैंने ये कहा कि जो ग्रेफाइट है यह असंयोजित ठोस का एक अपवाद है, यानी असंयोजित ठोस के जो होते हैं उनमें चालकता का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है ना, इस ग्रेफाइट में चालकता का गुण पाया जाता है बच्चा। ये आप एक नोट पॉइंट में जरूर लिखिएगा, तब जा करके आप लोगों को मजा आएगा। क्या आएगा? मजा आएगा। तो आप अभी तक क्या पढ़ा? आपने 3 बिंदु जो है अभी तक खत्म किया, ठीक है, 3 बिंदु खत्म कर दिया। आपने पहला पढ़ा आयनिक ठोस, दूसरा पढ़ा धात्विक ठोस, और तीसरा पढ़ा असंयोजित ठोस पढ़ा। अब बाकी कौन है रह गया? आपका लास्ट पॉइंट है क्या? आणविक ठोस। क्या है? आणविक ठोस। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं कुछ चीजें, और उसके बाद बताते हैं आणविक ठोस क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे लास्ट बच गया था, है ना, मैं यहाँ पे इसको लिख दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही बचा था। क्या है? आणविक ठोस। ठीक है, आणविक ठोस के अवयवी जो कण होते हैं ना, क्या होते हैं? याद रख लेना, आणविक ठोस के अवयवी कण होते हैं अणु। ठीक है, क्या होते हैं? अणु होते हैं। ये लिखा गया अणु। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से बना सकते हो कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, उसे आणविक ठोस कहा जाता है। जैसा मैंने इस सभी में 5 बिंदु लिखने के लिए कहा, एक एक बिंदु मैं तो चार्ट के द्वारा बनाया हूं, अब बिंदु वाइज करके लिख लोगे तो बहुत बेटर रहता है। तो इसमें कैसे लिखोगे? तो लिखोगे पहला बिंदु कि आणविक ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं। ठीक है, आणविक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं बच्चा? अणु होते हैं। और दूसरा बिंदु है आकर्षण बल का। तो आणविक ठोस के बीच जो आणविक ठोस के अवयवी कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, यह होता है वान डर वाल बल होता है। क्या होता है? वान डर वाल बल होता है। अब बात करोगे सर ये वान डर वाल बल कैसा होता है? बहुत ही मजबूत होता है कि कमजोर होता है? तो बच्चा ये बल जो होता है ना, वान डर वाल जो बल होता है ना, याद रख लेना बुढ़ापे तक कि ये जो बल होता है बहुत ही कमजोर होता है। कैसा होता है? कमजोर होता है। ये बल
कमजोर होता है बच्चा, वैन डर वाल्स बल कमजोर होता है। इस बात को आप बुढ़ापे तक भूल मत जाना, आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। भूल जाओगे मजा नहीं आती है टॉपिक में। अब इनकी गलनांक की बात करें, इनके गलनांक की बात करें तो ये बहुत ही निम्न ताप पे गल जाते हैं, यानी इनका गलनांक बिंदु बहुत ही क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इनका गलनांक बिंदु बहुत ही क्या होता है बच्चा, कम होता है। और एक इनमें चालकता की बात करें, चालकता की बात किया जाए तो ये चालकता की इसमें क्या होती है, ये विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना विद्युत रोधी का मतलब ही नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूं कि विद्युत रोधी का होता है, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अब कहोगे दिमाग लगाओगे, अपने दिमाग के घोड़े को चलाओगे कि सर जी हमारे घरवा में ऐसा कौन सा चीज है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो बच्चा आपके घर में सूखी लकड़ी है, हाँ उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। बच्चा आपके घर में प्लास्टिक है, कहोगे सर यस सर है, उसमें बच्चा प्लास्टिक में भी विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। रबड़ है, घर में है बच्चा रबड़, रबड़ में भी विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। बच्चा एक और बात बताओ, क्या आपके घर में कांच है, कांच, कहोगे सर वो भी है बच्चा, कांच में भी ना विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया, कि दिमाग से सभी चीजें निकल ही गया? अगर निकल गया तो भी कमेंट बताइए, अगर समझ में आ गया बच्चा तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बच्चा, ठीक है। अगर समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आप डिसलाइक करके जरूर जाना, भूल मत जाना। समझ में आया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, इस बात को भी भूल मत जाना। और इसकी उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे जल H2O, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और इसी के साथ हमने खत्म कर दिया आपके बंध के आधार पर, बंध के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार 4 होते हैं। पहला बताया आयनिक ठोस, दूसरा बताया क्या आपको बताया धात्विक ठोस, तीसरा बताया संयोजी ठोस और चौथा बताया आणविक ठोस। ये क्या होते हैं बच्चा? आई होप आपको ये सभी चीजें मैंने जो बताया वो आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। वो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। और मैं जाने से पहले एक बात जरूर बोलूंगा, ठीक है, आप हर एक लेक्चर देखिए और हर एक लेक्चर को देखने के बाद फील करिए। क्या करना है? फील करना है। अब कहो सर कैसे फील करेंगे बच्चा? आराम से पढ़ने के बाद लिखो और लिखने के बाद हर एक लेक्चर को सोचो। सोचने से, जैसे मान लो कि बेड पे गए, सो रहे हो और सो करके ऐसा आराम से सोचो कि लेक्चर में का टॉपिक था और क्या क्या बताया गया। ऐसे सो के बिल्कुल फील करना है, बहुत ही मजा आ जाएगा। फील करोगे ना पूरा, अगर फील करने से टॉपिक दिमाग में दौड़ रही है, फील करने से टॉपिक दिमाग में दौड़ रही है, घोड़े की तरह टॉपिक दौड़ रही है, घोड़े की तरह, तो याद करना, लिख रखना कि ऐसा अगर हो जाए आपके साथ तो ये टॉपिक जो है एग्जाम तक क्या बच्चा, बुढ़ापे तक भूल नहीं पाओगे। ये मेरा जो है पूरा
मैं ये वादे के साथ कह सकता हूं मैं। ठीक है, अब बस अब हम चलते हैं और मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चा जय हिंद।